तो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लेके आए हैं उत्तराखंड की क्लास। एज यू नो, उत्तराखंड में हमारा जो सीरीज चल रहा है वो कंटिन्यूअस चल रहा है। अगर आज पहली बार आप चैनल पे आए हैं तो प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में जीरो से लेके हीरो तक जो भी कंप्लीट सिलेबस होता है ऑनलाइन वाइज से करवाया गया है। ऐसा नहीं करा रखा कि बीच में भी जब भी मन करे जंप कर दिया होगा इधर से उधर। ऐसा कुछ नहीं किया गया और बहुत माइनर तरीके से, बहुत बारीकी तरीके से पढ़ाया भी गया है। आज हम उत्तराखंड की भूगोल में एक क्लास लेके आ रखे हैं जिसका बहुत बेसब्री से बहुत सारे बच्चों को इंतजार था। बहुत सारे कमेंट भी आते थे और वो था नदी तंत्र। नदी तंत्र आपको पढ़ने के लिए यूट्यूब में भी मिल जाएगा। बहुत सारे टीचरों ने यूट्यूब में भी पढ़ा रखा है, बहुत सीनियर सीनियर बहुत ग्रेट टीचर्स हैं। तो बहुत सारे लोगों ने भी नदी तंत्र पढ़ा रखा है। तो आज एक बार हम भी नदी तंत्र लेके आए हैं। मैं ज़बरदस्ती नदी तंत्र को लेके नहीं आया हूँ। मैं पढ़ा रहा था उत्तराखंड का भूगोल और मैं आपको उत्तराखंड का भूगोल पढ़ा रहा था। उत्तराखंड के भूगोल में 7 से 10 क्लासेस लगभग हो भी गई है, 7 to 10 क्लासेस। और उसी सीरीज में आज मेरे पास आ रखा है नदी तंत्र। अब 4-5 क्लासेस नदी तंत्र पे आएगी। सभी नदी तंत्रों को हम पढ़ेंगे। बेसिकली उत्तराखंड में जो नदी तंत्र है, अपोहा तंत्र है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो आज हम नदी तंत्र आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो आपकी हेडिंग होगी नदी तंत्र। नदी तंत्र कैसे बनाना है? आज तक तुमने नदी तंत्र पढ़ा होगा, बट मैं तुम्हें आज सिखाऊंगा नदी तंत्र बनाते कैसे। जब आपको खुद ही नदी तंत्र बनाना आ जाएगा फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। अब जब आप खुद ही बना दोगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो आपको याद हो जाएगा। तो आज तक आपने पढ़ा है, आज मैं आपको सिखा दूंगा कि बनाना कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल, नदी तंत्र को यह क्वेश्चन आएगा उत्तराखंड का अपवाह तंत्र। तो उत्तराखंड के अपवाह तंत्र को बेसिकली 3 भागों में बांटा गया है, ऐसा हमको भूगोल में पढ़ने के लिए मिलता है। इसके 3 भाग कौन कौन से हैं? सबसे वेस्टर्न भाग इसका है जिसको बोलते हैं यमुना और टॉस नदी तंत्र। यमुना और टॉस का नदी तंत्र हम एक साथ ही पढ़ते हैं। फिर उत्तरकाशी से निकलती है भागीरथी, सतोपन से निकल के आती अलकनंदा, जिन्हें बोला जाता है अलकनंदा भागीरथी नदी तंत्र। अलकनंदा और भागीरथी नदी तंत्र। मेरे दोस्त, क्वेश्चन आएगा आपके पास उत्तराखंड के प्रभाव तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? 3। तो फर्स्ट टाइप ये हो गया, सेकंड ये हो गया, एंड एक लास्ट है जिसको बोलते हैं काली नदी तंत्र। काली नदी तंत्र। इस काली नदी तंत्र में धौली गंगा, सरयू, रामगंगा, ये सारी के सारी कुमाऊं की नदियां काली नदी तंत्र में ही मिल जाती हैं। तो ये एक साथ ही आती है। और इसके अलावा एक हम अलग से पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम चौथा नदी तंत्र, जिसमें हम उत्तराखंड की छोटी मोटी नदियों को डिस्कस करने वाले हैं। तो उत्तराखंड में बेसिकली नदी तंत्र को 3 भागों में बांटा गया, अपवाह तंत्र को। हम यमुना नदी तंत्र आपको अलग पढ़ाऊंगा, टॉस अलग पढ़ाऊंगा, अलकनंदा अलग पढ़ाऊंगा, भागीरथी अलग पढ़ाऊंगा। इन दोनों के मिलने के बाद गंगा नदी तंत्र तुम्हें अलग पढ़ाऊंगा, काली नदी तंत्र में तुम्हें अलग पढ़ाऊंगा। और इसके अलावा स्पेशल एक क्लास होगी जिसमें छोटी छोटी नदियां में तुम्हें पढ़ाऊंगा। तो मतलब 1 2 3 4 5 6 7, कम से कम 7 और 8 क्लासेस आपके पास आने वाली है नदी तंत्र की। बट सीरियसली में उत्तराखंड का शायद ही कोई ऐसा पेपर होगा कि जिसमें नदी तंत्र ना पूछा गया हो। नदी तंत्र बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी है। बहुत सारे बच्चे इसमें कुछ ना कुछ कमेंट करते रहते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हम खुद एक स्टूडेंट हैं। मैं हमेशा चीज़ों को सीखना चाहता हूँ, हमेशा चीज़ों को सीखता भी हूँ। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि जब भी हम देखते हैं तो कुछ ना कुछ कंट्रोवर्शियल यहाँ से डाटा निकल के आता है। और मैंने जो भी डाटा आपको नदी तंत्र में पढ़ाना है या पढ़ाया हुआ है या पढ़ाऊँगा, वो सारा का सारा सोर्स ऑफ बुकों से पढ़ाऊंगा। अपनी मर्जी से नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं। और कुछ किताबों में जो भी डाटा हमको देखने के लिए मिला है उसी के अकॉर्डिंगली मैंने एक मैप बनाने की तैयारी करी है, कोशिश करी है, और वही मैप आपके साथ में आज डिस्कस करने वाला हूँ। आज का इंट्रो मेरा बहुत लंबा हो गया है, बट इसमें से भी एक क्वेश्चन निकल के आया है कि उत्तराखंड के प्रवाह तंत्र को कितने प्रकार से बांटा गया है या कितने भागों में बांटा गया है। तो दे आर 3 टाइप ऑफ रिवर सिस्टम। तो आज हम पहले नदी तंत्र पे बात करेंगे, वो है अलकनंदा नदी तंत्र। आज हम पहले नदी तंत्र पे बात करेंगे मेरे दोस्त, वो है अलकनंदा नदी तंत्र। और आज तक नदी तंत्र बहुत पढ़ा होगा, बट आज नदी तंत्र बनाना सीखना है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हुए हैं और तुम असल मायनों में तैयारी कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे अपना नदी तंत्र बना के जरूर भेजें। आप अपना नदी तंत्र बना के फोटो वहाँ पे जरूर भेजें कि आपने ये कैसे बना रखा है। ठीक है, तो आज इंट्रो ज़्यादा हो गया, कुछ लोग कहना भी नहीं सुनते, तो इसलिए टाइम की कमी है, सीधा पढ़ाते हैं। देखने के में ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है, बट यही नदी तंत्र है आपका।
इस नदी तंत्र को कैसे बनाना है वो मैं आपको सिखाता भी हूं। आपको नदी तंत्र बनाने के लिए क्या करना है, नॉर्मल सा आप ऐसे पहाड़ी बनाएं, यहां से नदी निकली तो नॉर्मल सा ऐसा ड्रॉ कर दो। आज हम अलकनंदा नदी पढ़ रहे तो मतलब ये अलकनंदा नदी होगी। कहां से निकल रही है तो भाई सतोपंत होगा तो सतोपंत लिख देना यहाँ पे। इसकी सहायक नदी इधर से आ रही है सरस्वती तो भाई सरस्वती लिख देना। इसकी सहायक नदी आ रही है ऋषि गंगा तो ऋषि गंगा लिख देना। इसकी सहायक नदी आ रही है लक्ष्मण गंगा तो लक्ष्मण गंगा लिख देना। ऐसा ही एक नदी तंत्र आपको ड्रॉ करना है। अब इस नदी तंत्र को याद कैसे करें, जो भी नदी तंत्र में तुम्हें बनाना आज सिखाऊंगा, ये जो भी मैं बना के तुम्हें दिखाऊंगा, उसी नदी तंत्र को घर में पेन पेपर लेके बड़ी मेहनत से बनाना है। और ये मैंने खुद से ऑब्जर्व किया है, हमने सीखा है कि जिस चीज में मेहनत लगती है वो चीज परमानेंटली सेव हो जाती है। फ्री में मैं नदी तंत्र का एक फोटो भेज दूंगा, पीडीएफ भेज दूंगा, बट क्या क्या होगा उससे? याद हो जाएगा आपको? नहीं होगा। अगर ऐसा हो पाता तो तैयारी करना छोड़ दो, पीडीएफ ले लो, पीडीएफ से पढ़ लो, बस खत्म, है ना? समझो। तो मेरे दोस्तों आज हम शुरू करते हैं नदी तंत्र को पढ़ना। मैंने पहले ही यहाँ पे अभी 5-10 मिनट पहले क्लास में आके नदी तंत्र को बनाने की कोशिश करी थी। अब आपको ये पूरा पूरा दिख पा रहा होगा। मैंने एक फैक्चुअल डाटा डालने की कोशिश इसमें करी है, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया है। जैसा जैसा मुझे पेपरों में पढ़ने के लिए मिलता है मैंने वही वही यहाँ पे लिखा है किताबों से। आप नदी तंत्र को अब बनाने की कोशिश करें। तो नदी तंत्र को कैसे बनाएंगे आप लोग, सबसे पहले ऐसे ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पे बता देंगे कौन सी नदी हम पढ़ रहे हैं। तो हेडिंग डालेंगे अलकनंदा नदी, और अब आपको इसके बारे में बनाना है। आप बनाएंगे नॉर्मली पहाड़ी पर्वत जो भी बनाएंगे। तो अलकनंदा नदी निकलती है सतोपंत से, और सतोपंत की मैंने यहाँ पे हाइट भी लिख रखी है 76-84। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको उत्तराखंड की ज्योग्राफी में इन पर्वतों की चोटी भी याद कराई थी, तो उम्मीद करता हूं आपने पर्वतों की चोटी भी याद कर ली होगी। तो सतोपंत बोले, सतोपंत नहीं आएगा तो अलकापुरी बांक हिमनद आएगा, और अलकापुरी बांक हिमनद नहीं आएगा तो छी सागर आएगा। सतोपंत पहाड़ी के, अलकापुरी बांक हिमनद के, वहां पे एक झील होगी छोटी सी, जिस झील का नाम है छी सागर, वहां से निकलती है हमारी अलकनंदा नदी। इसी छी सागर को तिकोना ताल भी कहते हैं या त्रिकोण ताल भी कहते हैं, और ये 3 कोनों का ताल है। कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने यहाँ पे तपस्या करी थी। ऐसा छी सागर के बारे में पढ़ने के लिए, सुनने के लिए मिलता है। वैसे इस सागर को हम तब भी पढ़ेंगे जब हम उत्तराखंड की झीलें पढ़ेंगे, बट अभी हल्का फुल्का डिस्कस करना उचित है। यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी की लंबाई 195 किलोमीटर है, और आज हम उत्तराखंड की सबसे बड़ी नदी को पढ़ रहे हैं। तो उत्तराखंड की सबसे बड़ी नदी यहां से निकलती है। जो भी पेपर में आएगा तुम कर सकते हैं। ग्लेशियर पूछेगा कर देना, पर्वत पूछेगा कर देना, झील पूछेगा तो कर देना। निकलते ही थोड़ा आगे आने के बाद बद्रीनाथ मंदिर के अगल बगल का एरिया जो है, माणा गांव वाला एरिया, केशव प्रयाग वाला एरिया, वहां से 5 किलोमीटर की जब हम ट्रैकिंग करते हैं तो हम पहुंचते हैं एक वाटरफॉल में। द नेम इज वसुंधरा वाटरफॉल। तो वसुंधरा जलप्रपात नॉर्मली चमोली में है, और पूछा जाएगा किस नदी पर है तो अलकनंदा नदी पर है। बहुत सुंदर दृश्य है। इसके लिए तो कुछ कहानियां, कथाएं ऐसे भी देखने के लिए मिलती हैं। जो पापी होता है या जो गलत मन से वहां गया होता है उस पर वो पानी गिरता ही नहीं है, ऐसा भी सुनने के लिए मिलता है ना। नदी आई, इस नदी में, अलकनंदा नदी में सबसे पहले एक नदी मिली है। इस अलकनंदा नदी में सबसे पहले एक नदी मिली है जो आपको दिख पा रहा होगा। तो आगे आते ही इसमें एक नदी मिली, और जो संगम बना ये बना केशव प्रयाग। केशव प्रयाग में एक नदी आई, ये नदी का नाम आप देख रहे होंगे। तो इस नदी का नाम लिख लेना सरस्वती नदी। तो सरस्वती नदी और अलकनंदा नदी का संगम कहां पे हुआ मेरा दोस्त? केशव प्रयाग में सरस्वती और अलकनंदा नदी का संगम हो गया है। फिर क्वेश्चन बन सकता है कि सरस्वती नदी कहां से निकलती है? तो अगेन ऐसा ही कामेट चोटी से निकलती है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कामेट पर्वत की हाइट बार बार आती है, और मैं तुम्हें प्रूफ के साथ ही बता दूंगा। उत्तराखंड के एक पेपर में तो कामेट पर्वत फीट में पूछा गया था, फीट में, ठीक है। तो इसकी चोटी की ऊंचाई 77-56 मैंने लिखा है। कामेट पर्वत को जूम करेंगे तो वहां से निकल के आता रत्ताकोना, कामेट के रत्ताकोना नामक जगह से। अब वहां पर भी एक झील है, देवताल से निकलती सरस्वती नदी। अगर नॉर्मल बोलेगा सरस्वती नदी कहां से निकलती है, तो मैंने क्या बोला? सरस्वती नदी निकलती है कामेट पर्वत से। कामेट को भी अंदर से पूछ लिए गए तो एग्जैक्ट जगह का नाम है रत्ताकोना, और इस रत्ताकोना को भी जूम इन करेंगे तो अंदर से एक जगह है जिसका नाम है देवताल। तो यहां से निकलती है सरस्वती नदी।
ऐसी अलकनंदा नदी में भी लिखा होगा आपने, या तो सतोपंथ पूछेगा, सतोपंथ नहीं तो अलकापुरी बांक हिमनद बोलेगा, अलकापुरी बांक हिमनद क्षीर सागर बोलेगा। तो ऐसी सरस्वती नदी का उद्गम होता है यहां से। सरस्वती नदी और अलकनंदा नदी का जो संगम होता है वो केशव प्रयाग में होता है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आएगा आपको, अगर ये दिख पा रहा होगा तो सरस्वती की भी एक सहायक नदी है, द नेम इज अरवा। मैं साइड में लिख लूंगा, ये है अरवा रिवर। तो अगर क्वेश्चन आएगा अरवा नदी किसकी सहायक नदी है, तो अरवा नदी सरस्वती की सहायक नदी है, ये भी ध्यान में आप रख लीजिएगा। जो ये वाला पोर्शन है, जो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया बद्रीनाथ मंदिर के 10 किलोमीटर का अप्रॉक्स का एरिया चल रहा है, जहां पे माणा गांव है। और इधर ही माणा गांव में हम घूमने जाते हैं, केशव प्रयाग हम देखते हैं, तो यहीं पे केशव प्रयाग में जो सरस्वती नदी है, और आप सब लोगों ने पढ़ा भी होगा, यहीं पे केशव प्रयाग में सरस्वती नदी पे एक भीमशिला है जिसको भीम पुल भी कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन आएगा भीमशिला या भीम पुल कहाँ है, तो हम बोलते चमोली के माणा गांव में, हम बोलते चमोली के माणा गांव में। और माणा पर्वत की हाइट भी 72 मीटर है, आप लिख सकते हैं यहीं पे एक्स्ट्रा फैक्ट में। नदी तंत्र को बस समझने के लिए बनाना है कि जिससे हमें वो डायग्राम याद हो जाए और पेपर में एग्जैक्ट सही आंसर निकल पाए। बाकी चीज आपको ऐसे फैक्ट टू फैक्ट अलग से लिखनी है, एक ही सामने लिखोगे तो पूरा का पूरा पज्जल हो जाएगा, ये भी आप बात ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये था बात माणा गांव के बारे में। जो बात हमको माणा गांव के बारे में बतानी थी बता दी। भीमपुल है, भीमपुल कौन सी नदी पे बनाया गया है, सरस्वती नदी पे, जहां पे चाय की अंतिम दुकान थी, हम गए थे उधर। अभी वो मोदी जी ने नाम चेंज करवा दिया था, चाय की पहली दुकान समथिंग वहां पे बन गई है ना। बाकी कहानियां प्रचलित है इसके लिए, भीमपुल के लिए आप लोगों ने सुनी होगी। अभी तक हमें इतना पता चल गया है, क्या पता चला है कि अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती ये पता चल गया है, और सरस्वती नदी कहाँ पे मिलती ये भी पता चल गया है, सरस्वती नदी कहाँ से निकलती ये भी पता चल गया है, और सरस्वती की एक सहायक नदी ये भी पता चल गया है। अभी तक इतनी बातें आप लोगों ने जान ली हैं। अब हम आगे जानने की तैयारी करते, आगे क्या है। हम थोड़ा सा अपने नदी तंत्र को खिसका देते ऊपर, क्योंकि आपने इतना तो पढ़ ही लिया है। तो अब आप देखिएगा आगे आने पर केशव प्रयाग से थोड़ा आगे आने पर हमको एक और जगह मिलती है, जो है भगवान बद्रीनाथ का मंदिर। भगवान बद्रीनाथ का मंदिर हमें देखने के लिए मिलता है केशव प्रयाग से थोड़ा सा नीचे आने पे। और भगवान बद्रीनाथ के मंदिर के समीप ही क्वेश्चन आता है, बद्रीनाथ में अलकनंदा नदी में कौन सी नदी मिलेगी, तो एक नदी आ रही, द नेम इज ऋषि गंगा। यहां पर आपको दिख रहा होगा एक नदी है, और जिस नदी का नाम है ऋषि गंगा। ऋषि गंगा नदी यहाँ पे भगवान बद्रीनाथ के मंदिर के सामने अलकनंदा में मिल जाती है। और ये ऋषि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो ये ऋषि गंगा नदी निकल के आती है नीलकंठ से, और नीलकंठ की हाइट 65-97 मीटर है, ये भी आप लिख लीजिएगा। हम उत्तराखंड की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, पर्वतों की हाइट आपको पढ़ाई गई है, तो 65-97 है। अगली बात, जो पे नीलकंठ पर्वत आप लिखोगे तो मैंने बहुत बार पढ़ा रखा है कि नीलकंठ मंदिर अगर वो बोलेगा तो ये हमारे पौड़ी में है, और अगर नीलकंठ पर्वत बोलेगा, नीलकंठ पर्वत, तो आपको दिख पा रहा होगा ये आपके चमोली में है। इसके अलावा नीलकंठ जो पर्वत है इसको क्वीन ऑफ गढ़वाल भी कहते हैं। क्वीन की स्पेलिंग क्या होती होगी, QUEEN, पता नहीं कैसे होती, क्वीन ऑफ गढ़वाल। तो अगर क्वेश्चन आएगा किस पर्वत को क्वीन ऑफ गढ़वाल कहते हैं, तो नीलकंठ पर्वत को क्वीन ऑफ गढ़वाल के नाम से भी जाना जाता है। यह भी फैक्ट आपको याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। नदी तंत्र को मैंने सटीक से सटीक जानकारी देने की कोशिश करी है, फिर भी कुछ गलती हो जाएगी अपने तरीके से, क्योंकि मैं पर्टिकुलरली नदी के कोने पे तो गया नहीं हूँ, और बुकों में इसकी बहुत अच्छी जानकारी नहीं है। उत्तराखंड की नदी तंत्र से संबंधित कोई भी बुक पढ़ लो, वो मैप बना के नहीं देते, वो नॉर्मल इमला लिख के दे देते हैं। उस इमला को पढ़ने के बाद एक जो सटीक तंत्र बनता है वो बनाने की कोशिश करी है, फिर भी कुछ गलती हो गई होगी तो माफी चाहता हूँ। तो क्वेश्चन आएगा, भगवान बद्रीनाथ के मंदिर के समीप अलकनंदा में कौन सी नदी मिलती है जिसका नाम है ऋषि गंगा 2। एक बात मैं क्लियर कर दूं कि हमारे उत्तराखंड में ऋषि गंगा नाम की एक और नदी है जो तुम अभी थोड़ी देर बाद पढ़ोगे, यहां पे दिख भी रहा होगा ये, तो इसका नाम है ऋषि गंगा फर्स्ट। और ध्यान रखना जो बद्रीनाथ के समीप मिल रही है उसका नाम है ऋषि गंगा 2। तो ऋषि गंगा का 2 का संगम कहां पे होता है, बद्रीनाथ के समीप, और किसके साथ होता है, अलकनंदा में। ऋषि गंगा कहां से निकलते हैं, नीलकंठ पर्वत से। नीलकंठ पर्वत की हाइट कितनी है, 65-97। नीलकंठ पर्वत को क्या कहते हैं, गढ़वाल की रानी। नीलकंठ मंदिर कहां है, पौड़ी में। ऐसी चीजों को पढ़ेंगे, हमेशा से मैं कहता हूं इतनी बारीकी सी चीजों को पढ़ो कि तुम खुद पढ़ा सको। और मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि जितने भी उस ग्रुप में जुड़े, मुझे नीचे 1 लाख का ग्रुप, 50,000 का ग्रुप, कुछ भी,
10 बच्चे ऐसे हो पर पढ़ने वाले हों, आप इस नदी तंत्र को ड्रॉ करोगे अपने पेज में और बहुत बढ़िया से रंग वंग भर के लाल नीले पेन से लिखोगे ना इसे, तो ऐसा काम करने में लगेगी मेहनत, और जब ऐसा काम करने में मेहनत लगेगी तो वो चीज परमानेंटली याद हो जाएगी, ये भी ध्यान रखना। हम पहुंच गए बद्रीनाथ मंदिर तक। अब बद्रीनाथ मंदिर में हमने संगम भी देख लिया। अब हम बद्रीनाथ मंदिर से थोड़ा सा नीचे की ओर जाएं। बद्रीनाथ मंदिर से थोड़ा नीचे की ओर जाने के बाद हमें क्या चीजें पता चलती है उन चीजों को भी देखते हैं। ठीक है, ये मिटा दिया है मैंने, जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट लिख रहा था, क्योंकि और एक्स्ट्रा फैक्ट लिखने पड़ेंगे मुझे, इसलिए मिटा दिया है। अब हम थोड़ा सा नीचे आते, एक जगह मिलती है हमें यहाँ पे, जिस जगह का नाम है गोविंद घाट। गोविंद घाट से पहले यहाँ पे एक मंदिर भी पड़ता है, अलकनंदा नदी के किनारे एक मंदिर पड़ता है, द नेम इज पांडुकेश्वर। पांडुकेश्वर का मंदिर भी इधर ही पड़ता है, अलकनंदा नदी के किनारे, जहां पे मां कुंती और पांडु का विवाह हुआ था। पांडुकेश्वर, 5 बद्री 5 प्रयाग जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे भी 5 बद्रियों में पांडुकेश्वर का नाम हम पढ़ते हैं। उसके बाद गोविंद घाट नाम की एक जगह आती है, और गोविंद घाट में एक नदी मिलती है लक्ष्मण गंगा, और इस लक्ष्मण गंगा को एक नाम ये भी दिखता है भ्यूडार गंगा। इसको एक नाम ये भी देखने के लिए मिलता है भ्यूडार गंगा। लक्ष्मण गंगा बोले चाहे भ्यूडार गंगा बोले, इसका संगम कहां पे होता है? गोविंद घाट में। अब ये जो लक्ष्मण गंगा है ना, ये लक्ष्मण गंगा भी 2 नदियों से मिलकर बनती है। एक नदी तो ये आ रही है पुष्पावती, आपको पता है पुष्पावती कहां से आ रही होगी? फूलों की घाटी से। तो पुष्पावती नदी निकल रही है वैली ऑफ फ्लावर से। ठीक है, इधर से ही छोटी मोटी नदियां निकल के ही लक्ष्मण गंगा बनती है, और तभी तो लक्ष्मण गंगा को भ्यूडार गंगा भी कहते हैं। आप फूलों की घाटी के नोट्स पढ़ो जरा अपने, या चमोली के नोट्स पढ़ो जरा अपने, मैंने भी पढ़ा रखा होगा और आपने भी पढ़ा है कि फूलों की घाटी को स्थानीय भाषा में भ्यूडार घाटी भी कह देते हैं। फूलों की घाटी को स्थानीय भाषा में भ्यूडार घाटी भी कह देते हैं, इसलिए भ्यूडार गंगा या लक्ष्मण गंगा ये कोई बड़ी बात नहीं है। इधर से एक नदी आती है हेमकुंड साहिब से, हेमगंगा, और हेमगंगा और पुष्पावती का संगम एक जगह पे होता है, द नेम इज घांगरिया। द नेम इज घांगरिया। पुष्पावती नदी और हेमगंगा नदी का संगम होता है घांगरिया नामक जगह पे, ये पॉइंट आपको याद रखना है, और तभी से उसका नाम पड़ जाता है लक्ष्मण गंगा। तो यहां से एक क्वेश्चन बना कि लक्ष्मण गंगा नदी का नाम लक्ष्मण गंगा कहां से पड़ता है? तो घांगरिया से। इन फैक्ट को नोट करके लिखेंगे, इन फैक्ट को नोट करके लिखेंगे, लक्ष्मण गंगा नॉन एज ए लक्ष्मण गंगा फ्रॉम घांगरिया। कहां से पता चलता है इसको? घांगरिया से। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि घांगरिया में किस किस का संगम होता है, तो लगभग पुष्पावती या भ्यूडार गंगा या लक्ष्मण गंगा ऐसे नाम दिए रहते हैं। बड़ा कॉन्ट्रोवर्सल ये डाटा है यहाँ पे, बट फिर भी जो एक सटीक जानकारी देने की कोशिश करी है मैंने आपको करी है। तो यहां से एक पॉइंट तो आपको याद रखना है कि लक्ष्मण गंगा का नाम लक्ष्मण गंगा कहां से पड़ता है? तो घांगरिया से पड़ता है। उससे पहले एक धारा हेमगंगा है, एक धारा पुष्पावती है, जब ये दोनों मिल जाते हैं तो वो लक्ष्मण गंगा बन जाती है। हम लक्ष्मण गंगा के बाद आगे आते हैं, और आगे आने के बाद हम सबसे महत्वपूर्ण नदी की ओर एंट्री लेते हैं, और अलकनंदा में मिलने वाली सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहली नदी यही है। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहली नदी यही है, कौन सी? जिसका नाम है धौली गंगा। जहां पर भी आप धौली गंगा लिखेंगे तो धौली गंगा के सामने आप 94 किलोमीटर लिख दीजिएगा। धौली गंगा के सामने 94 किलोमीटर लिख दीजिएगा, मतलब धौली गंगा की लंबाई कितनी हो जाएगी? 94 किलोमीटर। अभी धौली गंगा इतनी बड़ी नदी है, तो धौली गंगा निकलती कहां से, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगेन वही चीज, धौली गंगा कुनगुल श्रेणी से निकलती। पर्वतों की श्रेणी ऐसी होती है तो कुनगुल श्रेणी से निकलती है, और इन पर्वतों की श्रेणी में भी जहां से ये निकलती एग्जैक्ट इस जगह का नाम है, इस पर्वत का नाम है धौलागिरी पर्वत। तो भाई अगर वो बोलेगा किस श्रेणी से निकलती है, तो हम बोलेंगे कुनगुल श्रेणी से। अच्छा क्वेश्चन आ सकता है कि कुनगुल श्रेणी से उत्तराखंड की कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो कुनगुल श्रेणी से उत्तराखंड की धौली गंगा नदी का संगम होता है। धौली गंगा में कुनगुल श्रेणी में जूम करके देखेंगे तो पर्वत का नाम एग्जैक्ट पूछेगा, तो पर्वत का नाम मैंने लिख दिया है भाई, धौलागिरी पर्वत। ये तो कभी पूछा भी नहीं जाएगा, क्योंकि धौली गंगा धौलागिरी से निकलती होगी, ये कोई भी बच्चा तुक्का लगा देगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, तो यहां से बन सकता है देववन, कि देववन नामक जगह से उत्तराखंड की किस नदी का उद्गम होता है? तो देववन नामक जगह से उत्तराखंड की धौली गंगा नदी का क्या होता है? संगम होता है। यह पॉइंट आपको याद हो गया। अब जब धौली गंगा नदी निकलती है, तो इस धौली गंगा नदी में एक नदी मिलती है, जिस नदी का नाम है गिरथी। इस नदी का नाम ध्यान रखना, इस नदी का नाम मैंने लिख रखा गिरथी, गिरने वाला गिरथी।
और ये गिरथी नदी खुद निकल के आती है किंगरी बिंगरी ग्लेशियर से। पिथौरागढ़ में आपने पढ़ा भी होगा किंगरी बिंगरी ग्लेशियर। अब वैसे भी हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आपको मैं उत्तराखंड के ग्लेशियर, नदी, झील, ताले पढ़ाऊंगा ही, उत्तराखंड की ज्योग्राफी चल रहा है। तो किंगरी बिंगरी ग्लेशियर है और इस किंगरी बिंगरी ग्लेशियर से निकल के आती एक नदी, द नेम इज गिरथी। यहीं पर नोट करके लिख लेंगे, यहीं पर नोट करके आप लिख लीजिएगा एक्स्ट्रा फैक्ट में, साइड साइड में जो याद करना है। अगर बोलेगा गिरथी किसकी सहायक नदी है, गिरथी, तो गिरथी विल बी धौलीगंगा, जैसे कि आप पढ़ रहे हैं। बट इन केस क्वेश्चन आता बिरथी किसकी सहायक नदी है, बिरथी, बी, तो बिरथी इज ए हेल्पर या ट्रिब्यूटरी ऑफ अलकनंदा। तो ध्यान रखना, गिरथी किसकी सहायक नदी है, धौलीगंगा की, और बिरथी किसकी सहायक नदी है, अलकनंदा की। ये भी फैक्ट आप साइड साइड में रफ पेज में लिखते रहें। नदी तंत्र को मैं कह रहा हूं, एक बार भरोसा करो, जैसा पढ़ा रहा हूं वैसा पढ़ लो, जैसा बना रहा हूं वैसा बना लो, और 2-3 बार इसको एज अ प्रैक्टिस का तौर पे घर पे बनाओ, अलग पेज में बनाओ कि आपको ये याद हो गया, दोबारा नदी तंत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बाद धौलीगंगा नदी कंटिन्यूअसली आ रही थी ये, और इस धौलीगंगा नदी में एक और नदी मिल जाती है जिस नदी का नाम है ऋषि गंगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया था, बताया भी था कि एक ऋषि गंगा ये है जो भगवान बद्रीनाथ में मिलती है, जिसको बोलते हैं ऋषि गंगा 2, और एक ऋषि गंगा ये है जिसका नाम है ऋषि गंगा फर्स्ट। और जो ये ऋषि गंगा फर्स्ट है ये किसकी सहायक नदी देखने के लिए मिलती है हमें, धौलीगंगा की। ऋषि गंगा फर्स्ट के सामने मैंने रैणी गांव लिखा होगा, और आप मेरे वो वाले नोट्स देख लीजिएगा जहां पर मैंने आपको चिपको मूवमेंट पढ़ाया है। चिपको मूवमेंट मैंने ऐसा यूट्यूब में पढ़ा रखा है, शायद से ही यूट्यूब में कोई और दूसरी क्लास होगी चिपको मूवमेंट में, जैसा मैंने क्लास यूट्यूब में दे रखी है। और अगर आपको देखनी है तो आप यूट्यूब में आप चिपको मूवमेंट वाली क्लास देख के आ जाइए। उत्तराखंड के आंदोलनों में, पर्यावरण संबंधी आंदोलनों में पढ़ा रखा है। वहां पर भी मैंने बताया था कि वो एक घाटी थी जिस घाटी का नाम था ऋषि गंगा घाटी, और आज हम ऋषि गंगा नदी पढ़ रहे हैं तो इसका नाम है रैणी गांव। तो हमने उस दिन भी रैणी गांव पढ़ा होगा, हमेशा से पढ़ते आते हैं, चिपको मूवमेंट पढ़ते हैं तो रैणी गांव पढ़ते हैं मेरे दोस्त। तो रैणी गांव साइड से निकल के आती एक नदी ऋषि गंगा। और अब क्वेश्चन आएगा कि ऋषि गंगा किसकी सहायक नदी है, तो आप क्या बोलोगे मेरे दोस्त, धौलीगंगा की सहायक नदी है ऋषि गंगा, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, धौलीगंगा। मैंने ऋषि गंगा के सामने एक डेट लिखी है, अगर आपको दिख पा रही होगी, 7 फरवरी 2021, बड़ा इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा, ग्रुप सी के पेपर की तैयारी अगर आप कर रहे हो। 7 फरवरी 2021 को ऋषि गंगा नदी में बाढ़ आ गई थी, जिसमें बहुत सारा जान माल हानि की खतरा, मतलब नुकसान भी वहां पे हुआ था। एक छोटा सा जल विद्युत परियोजना शायद से वो टूट गया था। तो क्वेश्चन आएगा ऋषि गंगा नदी में बाढ़ कब आई थी, तो ऋषि गंगा नदी में बाढ़ आई थी 7 फरवरी 2021 में। बहुत पुराना नहीं है, इसलिए पेपरों में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, और धौलीगंगा में एक सहायक नदी आई जिसका नाम है गणेश गंगा, और एक और आई जिसका नाम है क्योगाड़। तो ये कुछ वन लाइनर फैक्ट थे, आपको ये याद करने हैं। इन वन लाइनर फैक्ट को आप कैसे याद कर सकते हैं, अपने रफ पेज में अलग से आपने कहानी के तौर पे सारी चीजें लिखनी है। एक तो आपने मैप बनाना है और एक सारी चीजें फैक्ट लिखनी है। तो जैसे धौलीगंगा से क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, जैसे कि धौलीगंगा से आपके पास क्वेश्चन आएगा, उन क्वेश्चनों को मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूं कि धौलीगंगा से क्या ही क्वेश्चन आपके पास पूछा जा सकता है। धौलीगंगा से क्या ही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। यही तो पूछा जाएगा लंबाई कितनी है, आप बोल दोगे 94। यही तो पूछा जाएगा कहां से निकलता है, तो आप बोल दोगे कुनगुल श्रेणी से। ये कुनगुल श्रेणी को जूम कर देगा तो आप धौलागिरी बोलोगे, धौलागिरी को भी जूम कर देगा आप देववन बोलोगे। उसके बाद इसकी सहायक नदी बोलेगा तो आप बोलोगे पहली है गिरथी, दूसरी है ऋषि गंगा। क्या बोलोगे, दूसरी ऋषि गंगा। ऋषि गंगा भी कौन सी, फर्स्ट। उसके बाद आप बोलोगे क्या होती है, कियोगाड़। क्या होती है, कियोगाड़। उसके बाद आप बोलोगे गणेश गंगा। क्वेश्चन आ सकता है कि गणेश गंगा किसकी सहायक नदी है, ऋषि गंगा की सहायक नदी है। और जो ये गिरथी है ना, ये गिरथी कहां से निकलती है, किंगरी बिंगरी ग्लेशियर से निकलती है, जो कि पिथौरागढ़ में। तो आप ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको साइड साइड में याद करना है, ठीक है। जो कि नदी तंत्र हम इसलिए बना रहे हैं कि हमको ये डायग्राम क्या हो जाता है, याद हो जाता है। हमारा माइंड क्या करता है, चित्रों को थोड़ा ठीक ठाक लेवल पे कवर अप करने की कोशिश करता है, तो चित्रों को हम याद कर लेते हैं इसलिए। तो धौलीगंगा नदी आपका कंप्लीट हो गया। अब धौलीगंगा और गंगा का संगम कहां पे होता है, आप लोगों को पता है। इस जगह का नाम है विष्णु प्रयाग, और ये 5 प्रयागों में से पहला प्रयाग है। 5 प्रयागों में से पहला प्रयाग इसे विष्णु प्रयाग। आओ साइड में तुम्हें मैं कुछ समझाता हूं। अगर क्वेश्चन आएगा मेरे दोस्त,
मेरे दोस्त क्वेश्चन आएगा, अलकनंदा नदी पर, अलकनंदा नदी पर पहला प्रयाग। मेरे दोस्त अगर क्वेश्चन आता है अलकनंदा नदी पर पहला प्रयाग, तो आप बोलोगे केशव प्रयाग, थोड़ी देर पहले तुम्हें पढ़ाया था। मेरे अगर क्वेश्चन आएगा पंच प्रयाग में पहला प्रयाग, पंच प्रयाग में पहला प्रयाग, तो पंच प्रयाग में पहला प्रयाग इज विष्णु प्रयाग। यह पॉइंट ध्यान रखना। क्या एग्जामिनर पूछ रहा है, एग्जामिनर आपके साथ खेलेगा कि अलकनंदा नदी पर बनने वाला पहला प्रयाग, तो अभी हमने देखा था अलकनंदा नदी पर बनने वाला जो पहला प्रयाग था वो था हमारा केशव प्रयाग, जो कि सरस्वती नदी के साथ बना रहा था। वो ये अलकनंदा और सरस्वती का संगम हो रहा था केशव प्रयाग में। बट क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि 5 प्रयागों में पहला प्रयाग कौन है, क्योंकि केशव प्रयाग तो 5 प्रयागों में शामिल ही नहीं है। तो पंच प्रयागों में पहला प्रयाग ये रहा आपके पास विष्णु प्रयाग, जो कि धौली गंगा नदी और अलकनंदा नदी से मिलकर बनता है। ये मैंने आपको बता दिया है, धौली गंगा नदी और अलकनंदा नदी से मिलकर बनाता है। धौली गंगा नदी के सारे फैक्ट मैंने वन लाइनर फैक्ट में ये भी लिख दिए हैं। बाकी धौली गंगा का चित्र आप ये बोर्ड पे देख सकते हैं, आपने बना दिया होगा। कहाँ से निकलती है, कौन कौन सहायक नदी है, कहाँ पर मिलती है, इज दैट क्लियर। प्यार से बनाओ, वीडियो को रोक रोक के बनाओ, चित्रों को बनाओ। सबसे पहले नदी तंत्र सीखने का ये किसे रफ पेज में बनाओ। जैसे जैसे आप वीडियो देख रहे हो वैसे वैसे बनाते रहो, एक्स्ट्रा फैक्ट लिखते रहो, वैसे वैसे बनाते रहो, एक्स्ट्रा फैक्ट लिखते रहो। वीडियो खत्म होती है, एक वाइट पेपर निकालो या नॉर्मल कॉपी निकालो, उसको टिल्ड करो और वहां पे बनाना शुरू करो। फिर उसको थोड़ा फेयर वर्क करो एंड फाइनल लाल पेन, नीला पेन, व्हाइट पेन, हाईलाइटर से एक मस्त सा बढ़िया सा नदी तंत्र बनाओ। अब उसको बनाने में आपके 15 से 20-25 मिनट खर्च होंगे और उसको तुम बड़े मेहनत से भी बनाओगे। मैं कह रहा हूं जिस दिन मेहनत करना सीख गए चीजें याद होगी खुद ब खुद। ये साइकोलॉजिकल लॉजिक है, जिस काम में मेहनत लगती है ना आदमी उसको भूल नहीं सकता है। मेरे दोस्त अब तुम लोगों को ज्यादा ज्ञान क्या देना, आप लोग समझदार हैं। अब हम विष्णु प्रयाग से थोड़ा सा आगे आने की कोशिश करते हैं। विष्णु प्रयाग से हम आगे आए तो एक जगह मिली मुझे, जिस जगह का नाम है हैलंग, हैलंग घाटी। और इसी जगह को एक बुक में तिरपानी भी लिखा गया था, 3 पानी बोले तो तिरपानी। हैलंग या तिरपानी में एक नदी मिलती है उसको और अलकनंदा को, जिस नदी का नाम है कल्पगंगा। हैलंग या तिरपानी में एक नदी मिली जिसका नाम है कल्पगंगा। कल्पेश्वर नाथ के साइड से यह आती है। और आपको पता है 5 केदारों में, ये तुमने लिख दिया होगा ये वाला पॉइंट, 5 केदारों में एक केदार है कल्पेश्वर नाथ। ये ध्यान रखना, इन पॉइंटों को लिखते रहें। कल्पेश्वर नाथ 5 केदारों में ऐसा केदार है जो 12 महीने ओपन रहता है, 12 महीने ओपन ये रहता है, ध्यान रखना। और इधर ही एक घाटी भी है जिस घाटी का नाम है उर्गम वैली या उर्गम घाटी। ठीक है, तो हैलंग में या तिरपानी में इसमें कल्पगंगा आके मिलती है। हम उससे थोड़ा नीचे आते हैं, एक जगह का नाम आपको दिख पा रहा होगा, द नेम इज अलकापुरी। और कहते हैं कि अलकापुरी में अलकनंदा में एक नदी मिलती है, नदी का नाम है बालखिल्या। आपको बोर्ड पे दिख पा रहा होगा बालखिल्या और अलकनंदा का संगम कहाँ पे होता है, अलकापुरी में। और हाँ, आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि कुबेर की राजधानी कहाँ थी, महाराजा कुबेर की राजधानी या कुबेर की राजधानी कहाँ होती थी, तो हम यही पढ़ते हुए आ रहे हैं अलकापुरी। तो अलकापुरी नाम की एक जगह आपको चमोली में देखने के लिए मिलती होगी। इधर कोई चमोली साइड से होगा तो वही एग्जैक्ट बता पाएगा कि वाकई में अलकापुरी कोई है कि नहीं है। हम तो चीजें किताबों के अकॉर्डिंगली पढ़ लेते हैं, हम चीजों को किताबों में पढ़ लेते हैं, ऐसे ही पढ़ा लेते हैं। एग्जैक्ट फैक्ट कुछ और ही चीज होती है ना। मैं आपको ही बता देता हूँ, उत्तराखंड कॉम्पिटिशन एग्जाम की बुक आती है भगवान सिंह धामी की, वो नदी तंत्र में काफी चीजें उनको मुझे मिसमैच लगी। अब मिसमैच तो मुझे ऐसे में पता लग गया ना कि जिस क्षेत्र का मैं हूं, हमारी नदियों के लिए, मेरे गांव की नदियों के लिए कुछ गलत लिख रखा है, तो वो तो मैंने पकड़ लिया है। अब तुम्हारे गांव की नदियों के बारे में, तुम्हारे बारे में कुछ गलत लिखा होगा, उसे तो तुम पकड़ोगे ना, मुझे थोड़ा ना पता होगा। अब हमारे यहाँ लिख रखा है कि चूनाधार पश्चिमी नयार पूर्वी नयार पे है। चूनाधार हमारे गाँव में दुगड्डा में, मतलब दुगड्डा हमारा मार्केट है, हम दुगड्डा ही आते साग सब्जी लेने के लिए। तो उस दुगड्डा में चूनाधार तो पहले कोई झरना ही नहीं है, इतना सा तो पानी बह रहा है वहां पे नल के बराबर, कोई झरना टाइप का कुछ है ही नहीं वहां पे। और ऊपर से होगा भी तो पूर्वी नयार का कोई लेना देना है नहीं, खो नदी है वो। पूर्वी नयार का कोई लेना देना नहीं, खो नदी है वो। भाई पानी गिरता है ना, पानी गिर के सीधा खो नदी में गिरता है, क्योंकि दुगड्डा में सिलगाड़ और लंगूरगाड़ का संगम हो जाता है। और सिलगाड़ और लंगूरगाड़ के संगम होने के बाद खो नदी बन जाती है, वहां पे चूनाधार। और आप भगवान सिंह धामी की बुक पढ़ो, उसमें लिख रखा है ये चीजें। तो कुछ गलतियां हो सकती है क्योंकि हम भी किताबों को ही फॉलो कर रहे हैं, तो उन गलतियों को आप लोगों ने सुधारना है ना। जो एग्जैक्ट
आप जिस जगह के होंगे वहां के बारे में आप बेहतर जानते होंगे। अब कोई बच्चा पिथौरागढ़ का है, उस बुक को पढ़ेगा, वो तो यही पढ़ लेगा ना कि चूनादार झरना यार उस नदी पे है, जबकि ऐसा है ही नहीं। चलो, तो अलकापुरी में बालखिलिया नदी का संगम, एक और आती है गरुड़ गंगा, और गरुड़ गंगा का संगम होता है पेनखंडा में। अगर तुम मेरी बात सुन रहे हो, अगर आप वीडियो को देख रहे हो, प्लीज तो इसको इंपॉर्टेंट करके याद करेंगे, आने वाले समय में जरूर पेपर में पूछे जाने वाले हैं कि पेनखंडा में अलकनंदा में निम्न में से कौन सी नदी मिलती है। द नेम इज गरुड़ गंगा, पेनखंडा, पेनखंडा, गरुड़ गंगा, अलकनंदा। तो अलकनंदा नदी यहां तक पहुंची और ऐसा सिनेरियो अलकनंदा नदी में हो रहा था। उम्मीद करता हूं कि तुम इन चीजों को याद कर रहे होंगे और इन चीजों को तुमने याद भी कर लिया होगा। एक्स्ट्रा फैक्ट जब जब मैंने मुंह से बोले हैं, तुमने वो सारे फैक्ट लिखे भी होंगे अपनी कॉपी में। अलकनंदा नदी थोड़ा सा नीचे की ओर बही मेरे भाई, और यहां पे एक संगम बना, इस नंद प्रयाग, और ये 5 प्रयागों में एक दूसरा प्रयाग आया। नंद प्रयाग को याद करने की क्या ही जरूरत है, नंद बोले तो नंदाकिनी, और यहां पे एक नदी मिलेगी जिस नदी का नाम होगा नंदाकिनी। नंदाकिनी नदी बेसिकली त्रिशूल पर्वत से निकलती है। ना जाने कितनी बार त्रिशूल पर्वत एग्जाम में पूछा जा चुका है कि त्रिशूल पर्वत की हाइट कितनी है, 71-20। बीपीडीओ के पेपर में भी पर्वतों की हाइट थी, ईओ के पेपर में भी पर्वतों की हाइट थी, और अगर मैं बहुत पुराने पेपरों की बात करूं तो लगभग 8 से 10 ऐसे एग्जाम होंगे उत्तराखंड के जिनमें पर्वतों की हाइट ऑलरेडी पूछी जा चुकी है, कभी किसी की कभी किसी की। तो पर्वतों की हाइट अगर आपने अभी तक भी याद नहीं करी है, आप हल्के में ले रहे हो कि मेरे वाले पेपर में तो नहीं आएगा, चांस है कि नहीं आएगा, बट गलती से आ गया और ऐसा वाला पूछ लिया जो आपने नहीं पढ़ा है, तो आपको बहुत बुरा फील होगा, इसलिए पढ़ लो। त्रिशूल पर्वत के एक एग्जैक्ट प्लेस का नाम है नंदा घूटी। देखो, ऐसा क्वेश्चन आएगा ना कि नंदाकिनी नदी कहां से निकलती है, तो बच्चा बच्चा तुक्का लगा देगा नंदा घूटी से, बट वो नंदा घूटी ऑप्शन में नहीं देगा। वो बोल रहा है कि नंदाकिनी नदी कहां से निकलती है, त्रिशूल पर्वत से, तो वहीं पे अगल बगल कहीं पे त्रिशूल पर्वत भी होगा। ऐसे पर्वत दे देंगे ऑप्शन में तो आदमी परेशान हो जाएगा। तो नंदाकिनी नदी त्रिशूल पर्वत के नजदीक नंदा घूटी से निकलते हैं, यहीं से धाराएं निकलती होगी और तब यहाँ पे नंदाकिनी नदी बनती है। हमने नंदा घूटी की हाइट भी लिखी है 6309, और हमने त्रिशूल पर्वत की हाइट भी लिखी है 71-20। इसके बाद ये नंदाकिनी नदी आगे आएगी तो इसकी 2 सहायक नदी है। द नेम इज मोलागाड़। एक सहायक नदी का नाम है मोलागाड़ और एक सहायक नदी का नाम है चुफलगाड़। ठीक है, चुफलगाड़। हम गढ़वाली में चुफला किसको बोलते हैं, चोटी को बोलते हैं चुफला। ठीक है, चोटी को बोलते हैं हम चुफला, किसी ने चोटी छोड़ी तो तूने चुफला छोड़ा है, तो इसको बोलते हैं चुफलगाड़। तो क्वेश्चन आ सकता है भाई, ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगता है। अगर क्वेश्चन आएगा चुफलगाड़ किसकी सहायक नदी है, तो चुफलगाड़ नंदाकिनी की सहायक नदी है, और इसके साथ एक और याद रख सकते हैं, वो है मोलागाड़। तो मोलागाड़ और चुफलगाड़ किसकी सहायक नदियां हैं देखने के लिए मिली, नंदाकिनी की सहायक नदियां देखने के लिए मिली। और जहां पे भी नंदाकिनी लिखोगे वहां पे 56 किलोमीटर भी याद कर लेना। नरेंद्र मोदी के लिए बोलते हैं ना 56 इंच का सीना है, तो नंदाकिनी ना से नंदाकिनी 56 याद कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे इस नदी तंत्र में मेरे भाई, ये अभी रिसेंट के एग्जाम में पूछा भी गया था। अगली सहायक नदी, अगला प्रयाग बनता है कर्ण प्रयाग, जो कि 3रे नंबर का प्रयाग बनता है। और यहां पे एक नदी मिलती है जिस नदी को बोलते हैं कर्ण गंगा, या कर्ण गंगा नहीं बोलेंगे तो इस नदी को क्या बोल सकते, पिंडर। तो कर्ण प्रयाग में किस नदी का संगम होता है, ये तो आपको पता ही है। तो अलकनंदा नदी हम पढ़ रहे हैं, तो ये अलकनंदा नदी है, और अलकनंदा नदी में यहाँ पे कर्ण गंगा या पिंडर नदी मिलती है। इसको कोई भी कर देगा यार, कर्ण प्रयाग है तो कर्ण गंगा तो कोई भी कर देगा, पिंडर नदी यहाँ पे आके मिलती है। एक ग्लेशियर है, द नेम इज पिंडारी ग्लेशियर, और पिंडारी ग्लेशियर से निकल के आती है एक नदी जिस नदी का नाम है पिंडर नदी या कर्णगंगा नदी। इस नदी की 3 सहायक नदियां हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों की तीनों बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें से ये तो क्वेश्चन में पूछा भी जा चुका, आटागाड़। आटागाड़ किसकी सहायक नदी है? अगर तुमने मेरी पौड़ी जिले वाली वीडियो देखी है तो मैंने वहां पर भी पढ़ाया है। अगर तुमने मेरा भौगोलिक विभाजन वाली वीडियो देखी ज्योग्राफी की तो वहां पे भी पढ़ाया है। जब जब मैंने दूध अतोली पढ़ाया है तो मैंने दूध अतोली से आपको लिखाया होगा कि 5-5 नदियां निकलती है। और मैं हमेशा से कहता हूं कि चीजों को बार बार लिख लो, जितनी बार लिखोगे आपका ही फायदा है, हमारा क्या ही फायदा है उसमें। अगर आप नए नए बच्चे हो, नई नई तैयारी कर रहे हो तो आप अगेन लिख लेना दूध अतोली से निकलने वाली 5 नदियों के नाम। इन दूध अतोली से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है आटागाड़। और ये एग्जाम में पूछा जा चुका है सिमली कि पिंडर नदी जो कि पिंडारी ग्लेशियर से निकल रही है और आटागाड़ जो कि दूध अतोली से निकल रही है, इन दोनों का संगम कहां पे होता है? नेम है सिमली नामक जगह पे इनका संगम होता है।
इस पिंडा नदी में एक और नदी निकलती है, आती है, मिलती है, जिसका नाम है कफनी। और इसी से तुम याद भी रख सकते हैं, पेपर में आएगा कफनी ग्लेशियर कहाँ है। तो कफनी ग्लेशियर है बागेश्वर में, कफनी ग्लेशियर है बागेश्वर में। और जो ये पिंडारी ग्लेशियर है, पिंडारी ग्लेशियर ऑल्सो इन बागेश्वर। कफनी ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर कहाँ है? आपके बागेश्वर में है। और इसी कफनी ग्लेशियर से निकलने वाली एक छोटी सी धारा, वो भी पिंडा नदी में मिल जाती है। तो क्वेश्चन आएगा कफनी किसका सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है, आप पिंडर करेंगे। मेरे दोस्त, आगे से एक नदी आती है, नदी का नाम है कैल गंगा। नदी का नाम यहां पे लिख देता हूं, नदी का नाम है कैल गंगा। और कैल गंगा का संगम पिंडा नदी से होता है एक जगह पे, जिसका नाम है देवाल। चमोली के जीके में हम पढ़ते हैं देवाल ब्लॉक, तो कोई देवाल साइड का होगा भाई बहन, तो बता सकता कि वाकई में कैल गंगा नाम की कोई नदी है उधर की नहीं है ना। मैं हमेशा से कह रहा हूं एंड अगेन कह रहा हूं कि नदी तंत्र एक कॉन्ट्रोवर्शियल डाटा है, जिस किताबों में मिलता नहीं है। अलग अलग किताबें कुछ अलग अलग बातें बता देती है। अपनी तरीके से बेस्ट एंड बेस्ट करने की कोशिश करिए। गलत करूंगा ही क्यों, जब यूट्यूब में डाल रहा हूं तो फिर भी कुछ कमियां रह गई होंगी, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज भेज के, मेरा नंबर आपके पास है, पुरानी वीडियो में देख लेना, मैंने स्क्रीन पे दिया रहता है नंबर, या टेलीग्राम में आप भेज सकते हैं कि सर ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, या सर इसमें ऐसा होना चाहिए था। तो हम उन चीज़ों को सुधारने की कोशिश करेंगे, है ना। जैसे मैंने अभी एक बुक का रेफरेंस दिया, मैंने बताया पर्सनली उसके बारे में, तो चीज़ों में ऐसी भी लिखी गई ये चीज़ें। अब हमें पता है कि वो चीज़ें पेपर में नहीं आ सकती यार, इतनी छोटी छोटी चीज़ें या ऐसी चीज़ें। देखो, ये हम पहुंच गए कंड प्रयाग। कंड प्रयाग पहुंचने के बाद इस नदी तंत्र को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे मेरे भाई। तो हम पहुंचते हैं 5 प्रयागों में से सबसे इंपॉर्टेंट प्रयाग और अलकनंदा नदी से संबंधित सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट पे, जहां पे पॉइंट ज्यादा बनेंगे। और वो रहा मेरे पास रुद्रप्रयाग। दोस्तों, अभी रिसेंट में तुमने कनिसैक का पेपर दिया था। फॉरेस्ट गार्ड के अगल बगल एक पेपर हुआ था कनिसैक का, जब पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड और कनिसैक का पेपर, 3 पेपर एक साथ हुए थे। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं एक बात बताता हूं, वहां पर भी बहुत सारे बच्चों ने गलतियां करी थी। एक क्वेश्चन आया था, अगेन देख लो, जो वीडियो को देख रहा है उसको कुछ ना कुछ डाटा अच्छा मिलेगा। जो वीडियो को स्किप कर दिया होगा कि तो मुझे आता है, तो भाई तुम बहुत नुकसान करोगे अपना। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कंड प्रयाग, रुद्र प्रयाग। स्टार्टिंग के 4 प्रयाग ये हैं, लाइन से हैं। और चारों प्रयाग ऑप्शन में दे रखे थे। अब क्वेश्चन आ रखा था, इन चारों प्रयागों में किस प्रयाग में अलकनंदा की सहायक नदी दाएं साइड से मिलती है? चारों प्रयागों में, निम्न प्रयागों में से किस प्रयाग में अलकनंदा की सहायक नदी दाएं साइड से मिलती है? सारे के सारे प्रयाग अलकनंदा नदी पर है। और एक चीज अगर मैं तुम्हें बताने की कोशिश करूं, तो आप देख सकते हैं मेरे दोस्तों, आप देख सकते हैं ये चीजें क्या है। एक प्रयाग ये है आपका, जिसका नाम तीसरा प्रयाग है, कंड प्रयाग है, तो नदी इधर से निकल रही है। एक प्रयाग ये है जो दूसरा प्रयाग है, नंद प्रयाग, नदी इधर से आ रही है। और एक प्रयाग ये है विष्णु प्रयाग, नदी इधर से आ रही है। अब नदी नीचे के लिए बह रही है, तो ये लेफ्ट हो गया, ये तो लेफ्ट हैंड हो गया, तो तीनों नदियां लेफ्ट साइड से आ रही है। मगर जबकि जो ये रुद्र प्रयाग है ना, नदी किधर से आ रही है? राइट हैंड से आ रही है। अलकनंदा आ रही थी, विष्णु प्रयाग धौलीगंगा पे ऐसे बना, नंद प्रयाग नंदाकिनी पे ऐसे बना, कंड प्रयाग पिंडर पे ऐसे बना, बट रुद्र प्रयाग इधर से आ रहा है। और ये क्वेश्चन कनिसैक के पेपर में अभी रिसेंट में पूछा गया था। उम्मीद करता हूं तुम समझ गए होंगे कि कैसा क्वेश्चन बना था पेपर में, और अब आप उसे याद भी कर लोगे। ये आप इतने समझदार बच्चे हैं कि क्या ही बताना है, क्या है ना, बहुत अच्छा मानते हो आप। हम पहुंचे चौथे प्रयाग पे, द नेम इज रुद्र प्रयाग। और रुद्र प्रयाग में एक नदी आती है, द नदी का नाम है मंदाकिनी नदी। रुद्र प्रयाग में एक नदी आती है जिस नदी का नाम है मंदाकिनी नदी। और इस मंदाकिनी नदी पे स्वयं ही बहुत सारे प्रयाग बन रहे हैं। पहली बात तो मंदाकिनी नदी निकलती कहां से? क्वेश्चन आएगा तो मंदरांचल श्रेणी से निकलती है। अगर क्वेश्चन आएगा मंदाकिनी नदी कहां से निकलती है, मेरे दोस्त आप बोलोगे मंदरांचल श्रेणी से निकलती है। मंदरांचल श्रेणी ना आएगा, झील बोलेगा तो चौराबाड़ी झील से आती है। और इस चौराबाड़ी झील को गांधी सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। इस चौराबाड़ी झील को गांधी सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि गांधी जी की हत्या होने के बाद गांधी जी की अस्थियों को इस झील में प्रवाहित किया गया था। मेरे भाई, यहीं पे केदारनाथ मंदिर है,
तो अगर चार धामों में बोल दिया जाएगा केदारनाथ मंदिर किस नदी के तट पे है, या मंदाकिनी नदी का संबंध चार धामों में से किस धाम पे संबंधित है, तो ध्यान रखना केदारनाथ से संबंधित है। तो केदारनाथ से निकलने के बाद ही एक जगह आती है जिस नगर का नाम मैंने यहाँ पे एसपी लिख रखा, सोनप्रयाग। और सोनप्रयाग को त्रिविक्रमा भी मैंने कहीं पर पढ़ा है कि सोनप्रयाग को त्रिविक्रमा नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सोनप्रयाग में एक नदी तो मंदाकिनी आ रही है, एक नदी इसमें और आती जिस नदी का नाम है बासुकी। इस नदी का नाम है बासुकी एंड बासुकी नदी ऑल्सो नॉन एज सोन नदी। तो बासुकी या सोन बोलो, और इधर से एक नदी आ रही है, इस नदी का नाम अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैंने लिख रखा तोसी। पहले तो आपको दिख क्यों नहीं रहा है, आपको दिख जाना चाहिए। इसको मैं जूम कर दे तो हमारे पास सुविधा है। ये है अलकनंदा नदी। तो यहां पे एक नदी आके मिलती है और इस नदी का नाम है तोसी नदी। इस नदी का नाम है तोसी, जैसे संतोषी होता है तो उसी का तोसी। तो तोसी नदी, मंदाकिनी नदी और बासुकी नदी, इन तीनों का संगम होता है सोनप्रयाग में, इसीलिए इसको त्रिविक्रमा भी कहा जाता है। ऐसा हमने पढ़ा है, ठीक है। अब इस नदी तंत्र में थोड़ा सा हेर फेर हो सकता है, कोई शहर आगे पीछे हो सकता है, हमने तो किताबों से पढ़ा है, किताबों में नदी तंत्र बना नहीं रखा है, नॉर्मल शहर पढ़े हैं, तो उससे कोई लेना देना बनेगा नहीं। क्वेश्चन में सहायक नदी पूछेगा या संगम ही पूछेगा, बस आप उतना याद कर लीजिएगा। तो एक जगह है कालीमठ, जो कहीं ना कहीं कविल्टा के नजदीक होगा, और ये कविल्टा नामक शहर हमने तब भी पढ़ा था जहां पे कालिदास का जन्म हुआ था। कालिदास उत्तराखंड के जीके में ठीक ठाक रोल निभाते हैं, तो कालिदास का जन्म रुद्रप्रयाग के कविल्टा नामक जगह पे हुआ है। उधर एक जगह है कालीमठ, और कालीमठ में मंदाकिनी नदी में आके मिलती है एक नदी जिसका नाम है मधुगंगा। हम रुद्रप्रयाग जिले में ही जा रहे हैं, और ये मंदाकिनी नदी मैक्सिमम रुद्रप्रयाग में ही फ्लो होती है। ये सारी जगह रुद्रप्रयाग में ही है। और जैसे हम अगस्त मुनि पहुंचते हैं तो अगस्त मुनि में इसमें एक नदी मिलती है जिसका नाम है धूलगाड़। इसको याद भी कर सकते हैं कि धूल उड़ती है अगस्त में, धूल उड़ती है अगस्त में, तो अगस्त मुनि धूलगाड़, ठीक है। ऋषि अगस्त्या के नाम से इस जगह का नाम अगस्त मुनि पड़ा है। अगली एक जगह आती है कोटी प्रयाग देखने के लिए, एंड इस कोटी प्रयाग में पता चलता है कि काली गंगा और मंदाकिनी का संगम होता है। एंड द लास्ट में मेरे हिसाब से जो मुझे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगता है पर्सनली, मैंने बता दिया आपको, एक प्रयाग ये है सूर्य प्रयाग, और इस सूर्य प्रयाग में लस्तर या लस्तरगाड़ का संगम होता है मंदाकिनी में। तो सूर्य प्रयाग में लस्तर या लस्तरगाड़ मंदाकिनी नदी में मिलती है, ये आपको याद रखना है। तो मंदाकिनी नदी तंत्र आपने जूम कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बना दिया होगा आपने, मैं आपसे उम्मीद करता हूं। तो हमको बेसिकली क्या चीजें पता चली है, हमने सबसे पहले पढ़ा सोनप्रयाग। सोनप्रयाग में हमने देखा मंदाकिनी प्लस बासुकी प्लस तोसी नदी का संगम होता है। फिर हमने देखा अगस्त मुनि। अगस्त मुनि में एक संगम होता है मंदाकिनी प्लस अगस्त में उड़ती है धूल, तो धूलगाड़। एक संगम हमने और देखा, और वो देखा था कालीमठ। तो कालीमठ में आपने खुद से बताया कि संगम होता है मंदाकिनी प्लस मधुगंगा का। फिर आपने बताया कि एक प्रयाग है, द नेम इज कोटी प्रयाग। कोटी प्रयाग में मंदाकिनी तो है, बट एक और नदी है, द नेम इज काली गंगा। और फिर आपने बोला एक और नदी है, एक और संगम है जो इंपॉर्टेंट है, जो है सूर्य प्रयाग। और सर सूर्य प्रयाग में मंदाकिनी के साथ एक नदी मिलती है, नदी का नाम है लस्तर। तो ये मंदाकिनी नदी का एक्स्ट्रा फैक्ट का डाटा था, ये थोड़ा हमको याद रखना है कि कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, कहाँ कहाँ पे मिल रही है। और इस नदी तंत्र का कंफ्यूजन होने का यही इंपॉर्टेंट है कि बच्चे करते आलस। कुछ समय के लिए तो ड्रॉ बना भी देंगे, ड्रॉ कर भी देंगे, याद कर भी देंगे, बट उसके बाद इन्हीं चीजों को ना किताब के जैसे इमला में लिखना है। मैं सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूं, तुम फॉलो तो करो, तुम बात को तो सुनो। नदी तंत्र तुमने बना दिया है, अब इसको इमला लिख दो कि अलकनंदा नदी सतोपंत गिलियसर के अलकापुरी बाग हिमनद के छी सागर से निकलती है। छी सागर को तिकोना या त्रिकोण झील भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश ने तपस्या करी थी। थोड़ा सा आगे आने के बाद अलकनंदा नदी में एक प्रपात है जो कि बहुत सुंदर प्रपात है, जिसका नाम है वसुंधरा वाटरफॉल या वसुंधरा जलप्रपात। इससे थोड़ा आगे आने पर एक संगम है केशव प्रयाग, और केशव प्रयाग में अलकनंदा नदी पर बनने वाला पहला प्रयाग है, जो कि सरस्वती और अलकनंदा नदी के संगम पर बनता है। यह सरस्वती नदी
कामेट चोटी के रत्ता कोना नामक जगह के देवताल से निकलती है। कामेट चोटी की हाइट 77-56 है। यह उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। सरस्वती नदी की एक सहायक नदी है और इस नदी का नाम है अरवा। ऐसा इमला अगर तुम इसे लिख दोगे ना, मैं बोल रहा हूं भाई कैसे नहीं होगा याद। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कंफ्यूज नहीं होगे। अगर मैंने बोला था ना, आपकी नौकरी आप पे निर्भर करती है। कोई कोचिंग वाला, कोई यूट्यूब वाला, कोई टीचर नौकरी नहीं लगा सकता। नौकरी लगाएगी आपकी अपनी मेहनत। हम, कोई गार्जियन, कोई पेरेंट्स, कोई टीचर एक रास्ता दिखा सकता है और अपन आपको एक रास्ता दिखा रहा है, अपन आपको एक रास्ता बता रहा है कि दोस्त ऐसा कर लो। अगर आप कहने मानोगे तो बहुत आगे जाओगे और नहीं मानोगे तो जैसे चलती हुई आ रही चीजें वैसी होगी। प्लीज समझ लीजिएगा। और एक बात आज भी नोट करके लिख लो, 1-2 ही पेपर बचे हैं उत्तराखंड में जो सिंगल पेपर हो रहे हैं। अब उत्तराखंड में भी डुअल पेपर होंगे, 2-2 पेपर निकालने पड़ेंगे। निकालने के लिए प्री मेंस टाइप का समझ लो आप, ऐसा कॉन्सेप्ट एक आने वाला है। अभी हम पहुंच गए थे रुद्रप्रयाग और रुद्रप्रयाग हमारा कंप्लीट हो चुका है, जैसा कि आप समझ चुके हैं। रुद्रप्रयाग कंप्लीट होने के बाद हमारी जो ये अलकनंदा नदी है, रुद्रप्रयाग के बाद धारी देवी माता के बगल से गुजरते हुए यहाँ पे कहीं ना कहीं पे धारी देवी माता का मंदिर होगा, जिसको उत्तराखंड की रक्षक देवी बोलते हैं। कालियासोर नामक जगह पे काली देवी को समर्पित है, अपना स्वरूप बदलने के लिए प्रचलित है। आजकल तो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर में देखा होगा मैंने, बहुत सारी रील आ गई है। ठीक है, जमाना आता ना इस सोशल मीडिया का भी। पहले 5-6 साल पहले तक केदारनाथ कोई नहीं जा रखा था, आजकल हर दूसरा बंदा केदारनाथ जा रखा है। सोशल मीडिया पे रील केदारनाथ की इतनी फोटो देख ली। मैं बोल रहा हूँ 5 साल पीछे फ्लैशबैक में जाओ आप, 5 साल पहले जहां भी खड़े थे, अगर आप रुद्रप्रयाग कहीं नहीं होंगे, कहीं अदर के होंगे, तो केदारनाथ की फोटो इतनी ज्यादा देखने के लिए भी नहीं मिलती थी। और आजकल ऐसी धारी देवी की फोटोज भी आपको दुनिया भर की देखने के लिए मिलती है ना। तो धारी देवी का माता का मंदिर यहाँ पे। अब यहाँ पे आगे आने के बाद श्रीनगर वाला जो पौड़ी वाला एरिया है, तो आगे आने के बाद एक प्रयाग दिख रखा है किताबों में, जिसका नाम है शिव प्रयाग। बड़ा अच्छा है। तो शिव प्रयाग में किसका संगम होता है, तो आपकी अलकनंदा नदी तो आ ही रही है और इसमें एक नदी मिलती है खांडव गंगा। ध्यान रखना, एक्स्ट्रा फैक्ट अगर आप सुनोगे मेरी तो एक्स्ट्रा फैक्ट में लिखना होगा, अगर पेपर में आएगा खांडव वन, कि खांडव वन का है, तो खांडव वन हरिद्वार के जंगलों को बोला गया था खांडव वन, जहां पे 5 पांडव रुके हुए थे। तो ध्यान रखना, खांडव गंगा किसकी सहायक नदी है, तो खांडव गंगा भी अलकनंदा की सहायक नदी है, जो शिव प्रयाग नामक जगह पे, जो कि पौड़ी जिले के अंतर्गत पड़ता है, वहां पे संगम होता है। आगे आने पर टिहरी वाले एरिया में जैसी ही अलकनंदा नदी घुसती है देव प्रयाग से थोड़ा पीछे, तो वहां पे बोला एक ढूंढी गंगा है, ढूंढी ऐसा लिखा है, ढूंढी गंगा है। और इस ढूंढी गंगा और अलकनंदा का संगम ढूंढी प्रयाग में होता है। ये ढूंढी प्रयाग की जो लोकेशन बताई गई है, ये बताई गई है टिहरी। तो ढूंढी गंगा और अलकनंदा का संगम ढूंढी प्रयाग, बट ये आ सकता है खांडव गंगा और अलकनंदा का संगम शिव प्रयाग। फिर मेरे भाई अलकनंदा नदी कहां आ जाती है, फिर अलकनंदा नदी आ जाती है देव प्रयाग में। अलकनंदा नदी देव प्रयाग पहुंचती है और देव प्रयाग में इधर से भागीरथी आ रही है सास, और इधर से आ रही है बहू, और यहां से इस नदी का नाम ही क्या पड़ जाता है, गंगा पड़ जाता है। और गंगा नदी तंत्र हम नेक्स्ट मैप में पढ़ेंगे। आज की क्लास बहुत बड़ी हो गई है, शायद से तुम बोर भी हो गए हैं और समझ में आया है आपका कि नहीं, ये मुझे भी पता नहीं चल रहा है। प्लीज मुझे ये तो जरूर बता देना अगर तुम यहां तक मेरी वीडियो देख रहे हो कि इसको और बेहतर करने के लिए क्या किया जा सकता है। आप मुझे बताना, समझ में आया या नहीं आया ये भी बताना। अब मैं बोल रहा हूं समझ में भी नहीं आया ना, एक बार कहना मान लो मेरा, एक बार कहना मान लो मेरा, फिर समझ में आ जाएगा। यह है बस नदी तंत्र, इससे ज्यादा कुछ नदी तंत्र नहीं है। ये रहा, ये रहा भाई नदी तंत्र। इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको दिख रहा होगा, उसके बाद स्क्रीनशॉट को जूम करके देख सकते हैं। ये जेबी सिस्टम होगा, अगर आप पीसी में पढ़ रहे हो, लैपटॉप में पढ़ रहे हो, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसा एक नदी तंत्र है, ऐसा एक नदी तंत्र आप बनाओ, जैसे मैंने बोला था कि अलकनंदा नदी को बनाओ, जो जो नदियां इसमें मिल रही है उन नदियों को मिलाओ, ऐसा अच्छे से नदी तंत्रों को बनाओ, इसमें रंग वंग भर के देखो। ठीक है, मेहनत लगेगी, याद हो जाएगा, नहीं होगा याद। फिर उसके बाद मैंने दूसरा क्या बोला, एक पेपर और पेन पकड़ो और लिखो इसके बारे में, जो आपने ड्रॉ किया है ना, अब इसको लिखो। अब मैं यही चीज तो तुम्हें लिखाऊंगा ना, तो मेरी वीडियो बड़ी हो जाएगी और तुमने लिखना भी नहीं है, तुम्हें लगेगा कि पागल हो गया इंसान। इन्हीं चीजों को तुम लिखोगे ना,
मैं बोल रहा हूँ खुद ही समझ में आ जाएगा। कुछ भी डाउट पूछने से पहले एक बार इसे ड्रॉ करो और फिर सारी चीजें लिख दो। अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती, कितनी हाइट है, ये वो, फिर कौन सी नदी मिलती है, घांगरिया में लक्ष्मण नदी दो गोविंद घाट में मिलती है, फिर धौली गंगा कुनगुल श्रेणी के देववंश से निकलती है, उसमें गिरथी मिलती है, बिरथी मिलती है, ये सारी चीजें लिख दो। इसको कहानी के तौर पे लिख दो भाई, ऐसा सेव हो जाएगा ना माइंड में, फिर कभी नहीं भूलोगे, फिर कभी नहीं भूलोगे दोस्त। ठीक है, तो ये था आज का अलकनंदा नदी तंत्र। जहां पे भी तुमने पिंडर नदी लिखा होगा, जहां पर भी तुमने पिंडर नदी लिखा होगा, इस पिंडर को लिख लेना। सबसे तेज प्रभाव वाली नदी है। इसका फ्लोइंग स्पीड ना बहुत तेज है, खड़ी ढलान में बहती है तो इसका फ्लोइंग स्पीड बहुत तेज है, तो सबसे तेज प्रभाव वाली नदी है पिंडर नदी। तो मेरे को लगता है इनफ है आज के लिए, बोर कर दिया मैंने शायद से आपको, माफी चाहता हूँ। प्लीज कमेंट करके फीडबैक देना कि सही लगा कि गलत लगा, ठीक है। तो मैं और भी पढ़ाने की कोशिश करूंगा नदी तंत्र, ठीक है, नहीं तो नदी तंत्र स्किप कर दूंगा, मैं क्या करूँ फिर, या फिर इमला लिखानी है कि नहीं लिखानी है, कैसे करना है ना, स्किप तो नहीं करूंगा पर ठीक लगा होगा, है ना। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।